हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एक सिस्टर का। और साथ में और कमेंट भी लूँगी, आप लोगों के सवाल भी लूँगी कमर दर्द से रिलेटेड, जो भी आपने मुझसे पूछे हैं स्लिप डिस्क से रिलेटेड वो भी। और उसके साथ ही मैं आज एक टिप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में, जो मैंने बहुत पहले शेयर किया था और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले कमेंट जो मैं ले रही हूँ ये रोमा घोष जी का है। और इंस्टाग्राम पर इनसे मेरी बात हुई है। आई थिंक ये या तो कैलकाटा से हैं या फिर त्रिपुरा से, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है ना। तो रोमा जी ने लिखा है कि उनका कमेंट आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। मुझे आपकी बताई हुई मेडिसिन से बहुत आराम है। जहाँ मैं बहुत जगह भटकी हूँ, कुछ रिलीफ नहीं मिला और वो काफ़ी सारे हॉस्पिटल भी गई लेकिन आराम नहीं आया। सब ऑपरेशन का बता रहे थे। फिर आपकी मेडिसिन, देखिए मेरी मेडिसिन नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं, मेरी नहीं है। जो मैंने ली थी वो मैंने शेयर की है और वही उन्होंने ली है। ठीक है, यूनानी मेडिसिन तो वो ली है उन्होंने। उन्होंने कहा है उन मेडिसिन ने बहुत रिलीफ दिया है और जब एक कच्चा दर्द था वो मेरा चला गया। थैंक यू सो मच, वेलकम जी। उसके अलावा उन्होंने लिखा है पर आपसे एक बात करनी थी कि मेरा जो सीधे लेटती हूँ तब अम, पैर में आई थिंक पैर में दर्द झंझन बढ़ जाता है। मैं सीधे लेटती हूँ, लेट नहीं पाती हूँ। कब तक पूरी ठीक होगी और क्या भुजिया कचाना? अच्छा ठीक है, पहले एक एक चीज़ का जवाब देती हूँ। आपने पूछा है कि मैं सीधे लेट नहीं पाती। तो स्लिप डिस्क के जो पेशेंट होते हैं और इंक्लूडिंग मैं आप लोगों से बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि सीधा मुझसे नहीं लेटा जाता था। सीधा तो मैं लेट ही नहीं पाती थी, वो मैं ज़बरदस्ती लेटती थी। कि मुझे ऐसा लगा, जब मैंने इतना सब कुछ धक्के खा लिए ना, उसके बाद मैंने ये सोचा कि शायद रीढ़ की हड्डी का पोस्चर जब तक सही नहीं आएगा तब तक शायद वो हील नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने वो सीधा लेटने का, अब लेट तो मैं पा नहीं सकती थी। ठीक है, मुझे लेटने में बहुत प्रॉब्लम थी, सीधा लेटने में। तो मैंने क्या किया कि जिस वक्त मैं गहरी नींद में जाती थी, बिल्कुल गहरी नींद, और वो मुझे आती थी रात के 8 साढ़े 8 बजे आती थी और 10 साढ़े 10 11 बजे तक मेरी आँख खुल जाती थी। बस इतना ही टाइम था। तो मैं उस वक्त सीधा लेट के सो जाती थी। तो उससे अनकंफर्टेबल होता था, थोड़ी टाइम लगता था क्योंकि, लेकिन गहरी नींद होती थी पूरे दिन का। 24 में से मुश्किल से 18-19 घंटे तो मैं जागती थी। बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे या 5 घंटे कभी नींद आई होगी। तो वो उस वक्त की जो स्टार्टिंग की गहरी नींद होती है ना, उसमें मैं लेटती थी और उसने काम भी किया है। ठीक है, वो जो सीधा लेटना था। तो जैसे आपने कहा है कि वो मैं लेट नहीं पाती हूँ, झंझन हो रहा है, मेरी एड़ी सुन हो गई थी। और जब कोई हमारा पार्ट सुन हो जाता है, मुझे एक बार का याद है कि वो एडी बिल्कुल सुन हो गई थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी। वो घबराहट होती है, ठीक है ना। तो मुझे ये कहना है आपसे कि जब हमको किसी चीज़ से रिलीफ आ रहा है, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी आप फिजियो करा रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट जब आप ले रहे हो और उससे अगर आपको रिलीफ आ रहा है, तो फिर अपने प्रिकॉशंस के साथ उस ट्रीटमेंट के साथ चलते चलिए, उसमें रिलीफ आ जाएगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि हील हो रहा है ना। लेकिन प्रिकॉशंस नहीं खराब करने, प्रिकॉशंस के साथ चलना है। तो एक तो ये हो गया कि आप सीधे नहीं लेट पा रही हैं, झंझन बढ़ जाता है और आप नहीं लेट पा रहे हो, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे आप? जैसे मैंने बताया कि एक तो सीधा तभी लेटना, भले आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए आप सीधा लेटो, पर लेटो जरूर। और परेशानी में मत लेटना, मतलब आप बेचैन हो रखे हो और ज़बरदस्ती अपने आप को सीधा लेटाओगे तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि बॉडी अपने आप को हील तब करती है जब वो रिलैक्स होती है, बिल्कुल रिलैक्स, है ना। तो एक चीज़ वो। दूसरा, आपने करवट के बल सोना है, पेट के बल सो सकते हो। पैर को जिस तरह से करके आपको आराम मिलता हो उस तरीके से लेट सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती चलती हूँ कि मैं जैसे छोटे बच्चे को देखा है आपने, वो
पेट के बल सोते हैं और एक पैर को फोल्ड कर लेते हैं, एक पैर उनका सीधा रहता है। तो उस पोजीशन में कभी लेफ्ट वाले पैर को मोड़ लेती थी, कभी राइट वाले को, और पेट के बल सोती थी। तो उससे मुझे आराम फील होता था। और हमेशा एक करवट में नहीं सो सकते, ना तो पेट के बल ज़्यादा देर लेट सकती थी, ऐसा लगता था रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, मुझे ऐसा लगता था। तो वो पोजीशन चेंज करती थी मैं, कभी लेफ्ट करवट, कभी राइट करवट, कभी पेट के बल, कभी सीधे, ऐसे। ठीक है, उसमें भी ध्यान रखती थी क्योंकि सर्वाइकल वाली कंडीशन बहुत ख़राब थी, ये शोल्डर बहुत पेन करता था लेफ्ट वाला। तो इस करवट लेटना और इस करवट को चेंज करना भी आसान नहीं था। ये डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि क्या ये हमारे साथ ही हो रहा है। तो ये मैं तो अपना ही बताऊंगी आपको कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम करती थी, तो बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे करती थी, मैनेज करती थी। और ये टाइम लगा है मुझे इस चीज़ से हील होने में, एकदम से चुटकी भर के नहीं हो गया है। तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत इस तकलीफ़ में पड़ती ही पड़ती है। आप घबरा जाओगे अगर आपको दर्द बढ़ेगा, आपको सुनपन आएगा, आपको झंझनाहट फील होगी। तो आप, एक तो सोचना बहुत होता है इसमें, कहीं आ जा नहीं सकते, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो दिमाग बहुत चलता है। और जब चलता है तो फिर वो नेगेटिव ज़्यादा चलता है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना है और धीरे धीरे करके चलना है। मतलब प्रेशर अपने माइंड पे नहीं लेना है, पेशेंस के साथ चलना है। दूसरा आपने पूछा है क्या भुजिया ये अच्छा है, मैंने खाई थी 2 दिन, अचानक दर्द बढ़ जाता है, भुजिया चनाचूर ये सब खाने से। तो खाने, देखिए मैं बताती हूँ, मैंने बताया है कि पता नहीं, जो जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा, मैंने बताया है कि ऑयल, घर में जो आप खाना बना रहे हो, घर का खाना खाओ, बेस्ट है ना। उसमें आप सरसों का तेल जो होता है, प्योर जो होता है, जो अच्छा सरसों का तेल है, आजकल हर चीज़ में मिलावट है, हम क्या कहें, तो अच्छे वाला तेल आप चूज़ करो, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, सरसों का तेल बेस्ट है, उसका यूज़ करो खाने में। और बाकी आपको जो भी आपके आसपास मिलता है, जो आप लोग बचपन से खाते आ रहे हो, वो तेल आप इस्तेमाल करो। तो खाने को उसमें पका के खाओ। अब जो आपने ये कहा है चनाचूर बना के खा रहे हैं हम, ये भुजिया खा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक जैसे खूब सारा तेल होता है, उसमें एक चीज़ फ्राई करके निकाल दी, वो बढ़िया है। पर जब उसी तेल में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, आपको क्या लग रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उस ऑयल को एक बार फ्राई होने के बाद फेंक देते होंगे, नहीं ना, तो उसमें वो करते रहते हैं, फ्राई करते रहते हैं। तो वो ऑयल जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन में आ जाता है कि भाई ये अब बेकार हो गया है, मतलब उसमें। इसीलिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं, बाहर की जो तली, ये जो चीज़ें मिलती है ना पैकेट वाली भी, तो जो फ्राइड चीज़ें ये अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैदे की बनी हुई चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं, मैदे से रिलेटेड कोई भी चीज़ मत खाइए। दूसरा, आपके जो ये भुजिया है, जो नमकीन है, जो फ्राइड चीज़ें हैं, मत खाइए, मत खाइए, अभी बिल्कुल मत खाइए। उससे गैस बनेगी, मसाले होते हैं उसमें बहुत सारे, और वो जो फ्राइड है वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं आपके लिए, तो उसको बंद करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया है वो ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें बंद ही करनी है। आप आराम से घर का खाना खाइए। आपको चटपटा खाने का मन है, आप चने को बॉईल करिए, उसमें नमक डाल के ना बॉईल करिए, उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर काटिए, थोड़ा सा अच्छा नींबू नहीं निचोड़ सकते, खट्टा नहीं अभी खाना है, तो आप मतलब बेसिक चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना, मिर्च वगैरह डालिए, नमक डालिए, तो खा सकते हैं, बढ़िया लगेगा। कुरकुरे जो, सॉरी कुरकुरे नहीं, कुरमुरे से जो आते हैं, बहुत ही पफ्ड चावल राइस जो होता है, मुरमुरे जिनको बोलते हैं, वो आप कभी कभार खा सकते हैं इसी तरीके से चाट बना के, है ना। अगर थोड़ा बहुत नींबू की 2-4 बूंदे अगर आप टपका लेते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो अच्छा है, कोई नहीं, खा सकते हो, पर सबके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने पूछा है कि और क्या करूं, खाने में क्या परहेज लूं, तो मैंने तो खाने के परहेज बताए हैं। चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें सब बंद रखनी है। और खट्टी चीज़ें मतलब खटाई जिसमें भी है, एसिडिक प्रॉपर्टी जिसमें भी होती है, वो सारे बंद रखनी है। ठीक है, और आपने कुछ और भी पूछा है कि
मैं एक बार चावल खाती हूँ और 2 बार रोटी खाती हूँ। और क्या करूँ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे 3 टाइम सिर्फ चावल ही खाया जाता है, और आपने अभी 2 टाइम रोटी कर दी है और 1 टाइम चावल आप ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिलीफ आ रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है। देखिए, किसी भी प्रिकॉशंस को अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें बस वक्त का फर्क आएगा। ठीक है, किसी का थोड़ा जल्दी होता है, आराम हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट होता है। और क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन लो, पर आपके खान पान के ऊपर बहुत डिपेंड करता है आपका कोई भी ट्रीटमेंट, है ना। तो आपका खान पान अगर सही है, अच्छा है, तो वो जल्दी वर्क करेगा। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो उसमें टाइम तो लगेगा फिर, है ना। तो ये इसी तरह की बात है। और अभी तो आप फिलहाल इसी पे चलिए, क्योंकि मैं कुछ पेशेंट्स को जानती हूँ जो कि 3 टाइम चावल ही खाते थे और उन्होंने रिकवर किया अपने अपने टाइम पे एकदम बढ़िया से, अच्छा सा। और किसी का तो फिजिकल परहेज, मतलब कुछ चीज़ों में कमी रह जाती है, वो उन्होंने भी रिकवर किया है। तो पॉसिबिलिटी सब पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। बस देखते हैं कि ऊपर वाला कब हमारे ऊपर नज़रें करम कर दे, तो वो एकदम से हो भी जाता है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। जो मैंने बताया है वो तो मैं बताती हूँ। कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, जो भी डाइट की वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और टाइम टू टाइम मैं बनाती रहती हूँ। तो फिलहाल वो आप मेरे प्लेलिस्ट है ना स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें जाएंगे तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप कि आप समझ पाए हैं। दूसरा, मैं एक कमेंट ले रही हूँ, ये लक्ष्मी जी हैं, और इनका मैं कमेंट आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे साथ हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है बीच में, मतलब काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा मालिश तो हम नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर रहे हैं, हम तो मैं बोलती हूँ मसाज और सिकाई करो। और मैंने जो किया है मैं वही बताती हूँ, आप जानते हो। तो मैंने मसाज और सिकाई की थी, और जिससे मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिलती थी कि मैं खड़े होकर अपना काम करके आराम से अपना लेट सकती थी। इतनी मुझे हिम्मत मिल जाती थी जब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। और दर्द में तो आराम मिलता ही था, बल्कि जो मेरी थरथराहट थी कमर की, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता था। तो लक्ष्मी जी का मैं कमेंट इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि उनका जो कमेंट है उन्होंने लिखा है, एक तो उन्होंने लिखा है कि मुझे आपकी वीडियो देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों की बातें सुन के ही तो मैं शायद वीडियो बना पाती हूँ। और इन्होंने लिखा है कि प्रिकॉशंस के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, और रात को मसाज और सिकाई की तो नींद भी बहुत अच्छी आई दीदी। और लक्ष्मी जी नासिक पुलिस में है, मैंने बताया था आप लोगों को, पहले भी इनका कमेंट शेयर किया था। इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है, तो अभी उन्होंने मसाज और सिकाई स्टार्ट नहीं की थी, वही ऑयल बनाया इन्होंने, कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल। और जब उन्होंने उसकी मसाज और सिकाई की तो उन्हें नींद भी अच्छी आई। ये होती है एक सिम्टम्स, एक अच्छा पॉजिटिव आपको होप देने वाला कि हाँ चलो ये भी तो कर सकते हैं ना, इससे हमको थोड़ी राहत मिलेगी। भले ही हम ऑन ड्यूटी हैं, हम काम कर रहे हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हम हमारे लिए जॉब भी है ज़रूरी, है ना, तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें तकलीफ बढ़ रही है। लेकिन कहीं से हमें ये उम्मीद तो है कि हाँ कोई मसाज करेगा और मैं सेक ले लूँगी तो उसके बाद मुझे इतना आराम तो आ ही जाएगा। वही है, इन्होंने लिखा है 20% एक ही दिन में आराम लग रहा है। भगवान आपको बहुत खुश रखे और लंबी उम्र दे। तो बस मेरा ये शेयर करने का मकसद ये है कि मसाज और सिकाई को, एक तो ये आपको कुछ बाहर से खरीद के कोई चीज़, मतलब कोई ऑयल आपको बाहर से खरीदना नहीं है, आप अपने घर में बना रहे हो, आपको पता है कि आपने क्या बनाया है ना, और उसकी मसाज और सिकाई आप कर रहे हो, तो ये घर का ही आपका एक ट्रीटमेंट है जो घर पे आप ले सकते हो। और मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका सिर्फ कमर में मसाज और सिकाई से, किसी का तो पैर का दर्द चला गया बिल्कुल, किसी का मैं तो अपना तो बताया ही है कि मेरे तो थरथराहट भी होती थी, वो गई, है ना। जो मतलब जो दर्द है उसमें राहत मिलनी स्टार्ट होती है जब मसाज और सिकाई करते हैं। तो उसको छोड़िए मत, उसको लाइटली मत लीजिए, आप किसी और चीज़ से इंक्लूड मत करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप लेते रहो, अगर आपको उससे अच्छा आराम मिल रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप 2 नाव में सवार थे और डूब गए, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखो। जब भी एक तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, तो एक तरह का बिल्कुल उसी पे स्टिक करो, उसको फॉलो करो, हर तरह से अपने डॉक्टर की बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करो, उस चीज़ को मानो।
पर अगर आपको दिख रहा है कि आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है तो फिर आप दूसरी चीज़ों पे ट्राई करो, पर होपलेस नहीं होना है, उम्मीद नहीं खोनी है, ठीक है। तो ये था। अभी एक और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये है जीवन सेजवाल जी का। अब मुझे ये नाम मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ भैया को, तो काफ़ी टाइम पहले मेरी बात हुई थी। अभी इन्होंने लिखा है कि आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, वीडियो देख के सुकून सा मिलता है। मैं भी आपने बताया हुआ दवा ले रहा हूँ और 1 साल से मालिश भी कर रहा हूँ। पहले से 50% आराम तो है, पर दर्द बना रहता है। तो जीवन जी, ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के काम नहीं छोड़ते हैं। खासकर मैं जितने भी जेंट्स, जो भी बॉयज़ होते हैं, उनसे जब मैं बात करती हूँ तो ये कहना होता है उनका कि दीदी, हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार हमें बाज़ार जाना होता है तो हम बाइक से चले जाते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें हम मतलब परहेज की जहाँ पे कमी आएगी वहीं पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो आपने कहा है ना कि थोड़ा बहुत हो दर्द बना ही रहता है, तो ऐसा उसी कंडीशन में होगा जब आप प्रिकॉशंस को लाइटली लेते हैं। जब आपको लगता है कि अरे अब तो बहुत ठीक है, अब कुछ नहीं होता, पर मैं गाड़ी चला लेता हूँ, पर वो जो एक गड्ढा आता है बीच में और जब झटका लगता है, वो छोटा सा झटका, उससे बहुत ख़राब हो जाता है। अभी अभी मैं आपको रिसेंटली एक चीज़ बताती हूँ। हमारे यहाँ पे रोड बन रही है, तो बहुत ही ख़राब स्थिति है क्योंकि उसमें पत्थर और मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत ही ख़राब है। तो उस रास्ते से मेरा निकलना हुआ और मैं गाड़ी से जा रही थी। तो उस टाइम कुछ भी फील नहीं होता है, ठीक है, जिस वक्त आप गुजर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, मुझे नहीं फील हुआ। लेकिन उसके बाद में जब घर आई तो मुझे कंधे के पीछे से ना थोड़ा खींचने जैसा महसूस हुआ, जैसे कुछ खींच रहा हो, और जैसे जैसे बोल देते हैं नस खींच गई, वैसा फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो मतलब पेन बढ़ा, फिर और बढ़ गया। तो अब दर्द बढ़ गया, मैं समझ गई हूँ कि मुझे वहाँ झटका लगा। और देखो, मेरी तो पूरी रीढ़ की हड्डी में ही दिक्कत थी, है ना। तो मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। मुझे ये चीज़ इतना परेशान नहीं करती है। दर्द में तो दर्द तो होगा ही, तो वो तो दुख देगा ही, लेकिन फिर वही है कि मैंने एक तो तकिया यूज़ करना बंद किया, तकिया नहीं लगाया मैंने 2 दिन। और तकिया मतलब मैं करवट के बल भी मैं लगाती हूँ, मैं करवट के बल भी सीधे भी लगाती हूँ अब तो। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे झटका लगा है, कुछ तो दिक्कत हुई है, तभी मुझे पेन आ रहा है। और ये गर्दन से नीचे है, मतलब वो जहाँ से वो खींच रहा था वो गर्दन से नीचे था। तो मैंने वो तकिए हटा दिए, मैं सीधा सोई, स्ट्रेट सोई बिल्कुल आराम से। और मैं जब सुबह उठी तो वो ठीक था। हाँ, मैंने सिकाई भी एक बार ज़रूर करी है, क्योंकि जब हैवी पेन होता है, पर वो मैंने लेट के नहीं करी। मैं जैसे बैठ जाती हूँ ना, बेड में बैठ के हम काम कर रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं, तो वो पीछे ट्यूब है ना, जो सॉरी बॉटल आती है, हॉट वाटर बैग जो होता है, वो उसमें गर्म पानी भर के मैंने पीछे रख लिया था, और उसी से ही ठीक हो गया। तो बस इतना सा चीज़ है इसमें। ये आपकी लाइफस्टाइल है। आपको अगर पता है कि मुझे मेरे बहुत से लोगों को होती है, जिनको स्लिप डिस्क नहीं है, उनको भी कमर में खींच जाता है, चनका पड़ जाता है, दर्द हो जाता है, तो वो ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए मैं अब इस चीज़ को समझ के चल रही हूँ कि हाँ, एक तो मुझे लाइफस्टाइल अपना ठीक रखना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो मुझे तुरंत उस चीज़ को, जो मैं नॉर्मली अभी कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा मुझे अलग हटके करना है। जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी उसके बाद सब ठीक ही रहेगा, है ना। तो यही है। आई होप जीवन जी आप समझे होंगे कि अपने आप को, जहाँ पे भी हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, उसको थोड़ा रोकना है। जो आप तो कह रहे हो ना कि 50% है, तो उसे 100% जाने दीजिए, उसे करिए, अचीव कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत वक्त लगता है। हाँ, ये नसीब के खेल हैं। कि मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि जिस वक्त मैं इस तकलीफ़ में थी और मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिसिन के साथ फिजियो कराओ, तो मैं फिजियो जा रही थी। तो जो हमारा रास्ता था, बहुत अच्छा रास्ता था, लेकिन उसी वक्त पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, तो वो पूरी रोड ही खोद दी उन्होंने। अब उस खुदे जो वो खुद गई है रोड, वो तो उबड़ खाबड़ होगी। तो मैं फिजियो कराने जा रही हूँ, लेकिन उबड़ खाबड़ रोड से खुद ड्राइव करके जा रही थी, तो मुझे क्या ही आराम आता। समझ गए आप। तो और ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कि भाई, झटका लगने से तकलीफ बढ़ती है। आप 2 व्हीलर चला रहे हो, आप बेशक पैदल चले जाओ उसमें, अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो,
तो वो फिर भी आपको इतना तकलीफ नहीं देगा जितना आप गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो और आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप 100% भी ठीक हो जाएंगे। अपने प्रिकॉशंस का उस पर एहतियात करिए, वो ध्यान रखना है उसका। ठीक है। अगला जो सवाल मैं ले रही हूँ, ये एक चैनल है और कंफ्यूज डव ही है, उन चैनल का नाम है। इन्होंने लिखा है, मैम मुझे सिकाई और एक्सरसाइज से दर्द बढ़ जाता है, मुझे 3 साल से स्लिप डिस्क है, क्या करूं? तो मुझे नहीं पता है डियर, आप क्या आपने ट्रीटमेंट लिए हैं, आपने डिटेल बताई भी नहीं है। तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप सबसे पहले न्यूरो सर्जन को दिखा चुके हैं। अगर न्यूरो को नहीं दिखाया है तो पहले तो न्यूरो सर्जन को दिखाएं, नसों वाले डॉक्टर को, है ना। और अगर आप मसाज और सिकाई की बात करते हैं, तो मुझे मसाज करने में तब जाके आराम आया जब मैंने नीचे से ऊपर की तरफ वो मसाज की। जब मैं नीचे से ऊपर और ऐसे रब कर रही थी ना ऑयल को, तो मुझे आराम नहीं आ रहा था। और इसीलिए जितने भी पेशेंट मेरे से बात करते हैं या मैं पूछते हैं, तो मैं बताती हूँ कि लंबर में अगर किसी को दिक्कत है तो नीचे टेल बोन से सिर की दिशा में हाथ ले जाइए और हटा के फिर नीचे से ऊपर ले जाइए, उसको वापस नहीं लाना है। नीचे से ऊपर ले जाइए, फिर हटाइए नीचे से, और ताकत नहीं लगानी है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे उस वक्त सूजन थी लंबर पे, मतलब ऐसा लगता था जैसे हम्प जैसा बना हुआ है। तो मुझे ऐसा मन करता था कि कोई ना जोर से ऐसे करके रगड़ दे, उसको आराम मिलेगा मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जो पल भर का आराम है वो तकलीफ में आराम नहीं देगा, वो बढ़ाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथ से रब करना है। जब तेल अंदर जज्ब हो जाए, तेल खप जाए, उसके बाद तुरंत आपने सिकाई करनी है। ठीक है। और 15-20 मिनट की मसाज और 20-25 मिनट की सिकाई दिन में को 3 बार इस तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इसमें आपको दर्द बढ़ेगा या कोई तकलीफ बढ़ेगी। मुझे लगता है आपका करने का तरीका सही नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज फिर भी मैं एक बात और बोल देती हूँ कि 90% मुझे लगता है कि आपको आराम आना चाहिए मसाज और सिकाई से, जैसे कि सबको आता है। लेकिन अगर आपको फिर भी आराम नहीं आ रहा है, आपको दर्द बढ़ रहा है और आपका तरीका सही था, तो फिर आप ये मत करिए। आपको जिस चीज़ से आराम मिले आप वो करिए। फिजियोथेरेपी में जाके आराम मिल रहा है वो करिए, वो सब करिए जिससे आपको राहत मिले। दर्द बढ़ने वाले काम आप कर रहे हो तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दर्द अगर बढ़ रहा है तो तकलीफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी, है ना। तो आई थिंक मैं आपको आंसर दे पाई हूँ। अगला सवाल जो मैं ले रही हूँ ये है दशरथ लाल गुर्जर जी, दशरथ लाल जी का है। और इन्होंने लिखा है कि मेरे को लंबर में L4 L5 डिस्क बल्ज है, नर्व दोनों पैरों में वीकनेस आ गई है, सही से चला नहीं जाता है, एंड सर्वाइकल में भी C5 C6 स्लिप डिस्क है। कभी एक हाथ तो कभी दूसरा हाथ, दोनों हाथ में पेन होता है। और न्यूरोसर्जन को दिखा दिया है, अंग्रेजी दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है। 3 मंथ से प्रॉब्लम है, 2 मंथ बेड रेस्ट कर रहा हूँ, मैं हल्का हल्का आराम आता है मैम। प्रॉब्लम होने की वजह से मैं फील्ड की नौकरी करता था, बाइक चलाने पड़ती है, प्लीज़ मेरे को समझ मेरी एज 25 साल है, प्लीज़ बहुत परेशान हूँ, और सजेशन मैसेज रिप्लाई ऐसा लगता है कभी ठीक हो पाऊँगा नहीं। तो दशरथ जी, इसमें ऐसा ही लगता है, कोई बात नहीं है। होपफुली कि आप मेरी वीडियो तक पहुँचे हैं, तो आप चाहे जो भी काम कर रहे हो और अभी आप रेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा है। दूसरा, आपको अगर एक तरह से रिलीफ नहीं आ रहा है, पहली बात तो मेडिसिन तभी आपको आराम देगी, चाहे आप एलोपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथिक लो, आप यूनानी लो, कोई भी तरह की मेडिसिन लो, आपको रिलीफ तभी आएगा जब आप परहेज करेंगे। परहेज में सबसे ज़रूरी आता है आगे की तरफ नहीं झुकना है, और आगे की तरफ, ये हमारी बॉडी है, इसे भी आगे झुकना कहते हैं। बॉडी का पूरा भार जब आगे की तरफ थोड़ा भी लटकता है तो लंबर, जो हमारी लंबर अगर इस जगह पे लंबर है तो उसके मसल्स नहीं संभाल पाते ये वजन। जब आपकी डिस्क में प्रॉब्लम है तो आपने आगे बिल्कुल नहीं झुकना है।
आपने चेयर के अलावा कहीं नहीं बैठना है, सिर्फ चेयर या सोफे पे बैठना है। वज़न आप बिल्कुल मत उठाइए। टू व्हीलर आपने बिल्कुल नहीं चलाना है। सीढ़ियाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, चढ़ना उतरना। हर सीढ़ी प्रॉब्लम बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, ठीक है। कच्ची कर देती है कमर, सीढ़ियाँ कमर को ना, तो बिल्कुल बंद करिए। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप चल पाएंगे। हर चीज़ को धीरे धीरे करना, ठीक होने के बाद भी। मेडिसिन का मैं बताती हूँ कि जब आपको एक तरह की मेडिसिन से रिलीफ नहीं आता है तो आप दूसरी पे ट्राई ज़रूर करें। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानीपैथी, आप सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जिस तरह की ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिले, ट्राई करना है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होती है, हो जाती है ठीक, लेकिन ट्रीटमेंट कोई भी लो, ये परहेज आपको करने ही करने हैं अगर आप ठीक होना चाहते हो। और मसाज और सिकाई आपकी घर की बेस्ट फिजियोथेरेपी है। बाहर आप चाहे कुछ भी करा रहे हो, लेकिन घर में आप ज़रूर वो कराएं, ठीक है। मसाज और कैसे करनी है, ऑयल कैसे बनाना है, मैंने सब कुछ बता रखा है। क्या क्या परहेज हैं सब बताए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उनको देखिए, अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। आपको अगर रिलीफ नज़र आएगा तब उन चीज़ों पे उनको कंटिन्यू करिएगा, है ना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ और पूछना है, तो फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, आप में से कोई भी। लेकिन मेरे से कुछ भी ऐसे जब आपको बिल्कुल कुछ समझ ना आ रहा हो तभी करिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस में सब कुछ बताती हूँ। प्लीज़ वहाँ पर देखें, समझें, सुने, उनको फॉलो करिए। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फिर लंबी चौड़ी बातें, आपको क्या क्या था, आपने क्या क्या किया, ये बहुत जब पूछते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं हर चीज़ पे लिख लिख के मैसेज करूँगी, मैं नहीं ना। तो वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज़ वीडियोज़ देखिए, ठीक है। अगला सवाल ये दिवाकर जी का ले रही हूँ, और इन्होंने लिखा है कि कूल्हों के ऊपर कमर के निचले हिस्सों में दर्द बना रहता है, 1.5 महीने से घर पे हूँ, मैं दोनों पर ही सावधानी से कर रहा हूँ। पता नहीं, अच्छा फिजिकल और उसकी खाने के परहेज की बात कर रहे हैं। मैंने न्यूरोसर्जन को दिखाया, उन्होंने एमआरआई करने को कहा है। रिपोर्ट में माइल्ड प्रोट्रशन L4 L5, हाँ यही आता है लगभग लगभग, डॉक्टर ने कहा। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाह रही थी। दशरथ जी ने कहा है कि उनके दोनों पैरों में कमजोरी है, शायद आपने ही कहा है ना। सॉरी, मैं बीच में रोक रही हूँ, मैं यहाँ पे मुझे कुछ याद आ गया। हाथों में दोनों में दर्द आ जाता है, क्योंकि सर्वाइकल थी इनको, इन्होंने लिखा था। और सही से चला नहीं जाता है, दोनों पैरों में वीकनेस है। तो दोनों पैरों में वीकनेस मुझे भी थी, और मैं ये बता दूं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे जब दूसरी एमआरआई की थी तब बताया था कि बेटा ये तब होता है, एक मेरे दोनों पैरों में दर्द भी आता था और फिर उसके बाद वीकनेस आई, है ना। तो उसमें जब हमारी जो रीढ़ की हड्डी की में जो बीच में जो मोटी नर्व होता है, जिससे छोटी छोटी बारीक नसें निकल के बॉडी के पार्ट्स तक जा रही हैं, तो जो वो मोटी नर्व है, जब उस पर प्रेशर आता है तब हमारे पैरों में वीकनेस आती है, और ये अच्छी कंडीशन नहीं होती है, यानी ये थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो अभी आप भी दशरथ जी थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, और आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहो, पर परहेज, रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप करिए। और कोई भी इसमें से गड़बड़ मत करिएगा, और बेहतर है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर ही लें, ठीक है। ठीक है, अब मैं दिवाकर जी का ही ले रही हूँ। इन्होंने जो आपने जो बताया है मुझे कि मैंने न्यूरोसर्जन को दिखाया है और ये आपकी रिपोर्ट में आया है। एक्सरसाइज और मेडिसिन दी है उन्होंने, और लेटता हूँ तो दर्द थोड़ा कम लगता है, पर 5 मिनट भी चलता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, और 15 मिनट से ज़्यादा बैठता नहीं, घर पर ही आराम करता हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। मालिश और सिकाई 3 टाइम कर रहा हूँ, प्लीज़ बताइए मैम, घर पे बैठकर ही रहना पड़ेगा क्या, मैं परहेज ईमानदार से कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको घर पे ही बैठ के रहना पड़ेगा। आप अभी फ़िलहाल जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो वो ठीक है, वो लीजिए। अगर आपको उससे रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आपने दूसरी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करनी है, और परहेज आप कर ही रहे हैं, तो उम्मीद यही है, करती हूँ कि आपको आराम जल्दी दिखे, ठीक है। बाकी दिवाकर जी, मैं आपसे बात कर लूँगी, तभी मैं आपको बता पाऊँगी कि आप परहेज वाकई सही से कर रहे हो या नहीं। मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी, ठीक है जी। अगला सवाल ये पूनम जी का है, पूनम कालरा, और इन्होंने लिखा है, घर में प्रिकॉशंस फॉलो हो जाते हैं, बट जैसे ही काम से बाहर निकलो कई दिन असहनीय दर्द में बेड पे पड़े हुए निकलते हैं, क्या करें मैम,
लगता है जिंदगी भर बस यूं ही दर्द में घर की चार दीवारी में ही गुजरेगी। नहीं पूनम जी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको ये चीज़ें बता ही नहीं रही होती, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ जहाँ चार दीवारी नहीं, मैं सिर्फ एक कमरे में बंद हो गई थी। उस कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाई। वो ओह माय गॉड, याद आ जाता है वो कमरा। उस कमरे की दीवारें भी मैं नहीं देख सकती थी। वो देखने के लिए मुझे ऐसे 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 करना पड़ता ना लेटे हुए, वो भी नहीं कर सकती थी। तो सिर्फ छत का पंखा और सिर्फ छत ही पे नजर जाती थी। तो मैं उस चीज़ से उठ के चली हूँ, और अब जब से मैं यूट्यूब पे हूँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिखा रही हूँ, सुना रही हूँ। इतने सारे लोग हैं जो अब, कुछ लोग बिल्कुल बिस्तर पे पड़े थे, वो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब कर रहे हैं। अच्छा लगता है। तो सब कर सकते हैं, जब मैं कर रही हूँ सब कर सकते हैं, जब दूसरे भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी, है ना। तो एक तो नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सब्र की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें सब्र के साथ चलना है। और प्रिकॉशंस की जहाँ तक बात है, जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो मुझे याद है एक हमारी रिलेटिव थी, वो अब नहीं है इस दुनिया में, ऊपर वाला उनको वहाँ खुश रखे जहाँ वो हैं। पर उन्होंने जब मुझे ये कहा था, वो मेरे पास आई, और उम्र में काफ़ी छोटी थी वो मुझसे, और वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा, मैं बुनाई कर रही थी लेटे लेटे, मतलब लेट के भी मुझे कुछ तो करना था। मुझे भी मन होता था क्यों हूँ मैं इस कंडीशन में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ध्यान बटेगा, कुछ अच्छा फील होगा जब मैं कुछ अच्छा करूँगी। तो मैंने पूरा लेटे लेटे एकदम स्ट्रेट और मैंने बुनाई स्टार्ट की और मैं बुन रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ये सब बाद में भी करोगे, आप पहले अपने साथ अच्छे हो जाओ, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो। मैं उनके लफ्ज़ सही से दोहरा भी नहीं पा रही हूँ, पर उन्होंने जो बात कही मुझे वो यही थी कि क्यों कर रहे हो दूसरी चीज़ों पे, अभी अभी क्यों लगे हुए हो, खुद पे क्यों नहीं कर रहे हो फोकस, आप खुद को ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, ये करना ज़्यादा ज़रूरी है क्या। हालांकि वो मेरे लिए तो यही था ना कि दिमाग को सुकून देने का तरीका था, लेकिन उससे मेरे हाथ क्योंकि चल रहे थे तो ये यहाँ के मसल्स थक जाते थे, शोल्डर थक जाते थे और फिर मैं बेजान हो जाती थी थोड़ी देर में ही। तो मुझे वो चीज़ उस वक्त की याद आती है कि वो जो लफ्ज़ थे ना, तब मुझे ये लगा कि हाँ यार, मतलब देखो मैं हर तरह से कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन क्या चीज़ है जो मेरे से नहीं हो रही। मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा जब मेरा कहीं से ट्रीटमेंट चला था तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मतलब मुझे आराम दिखा। तो मैंने सोचा कि आज मैं ठीक हूँ, दिल खुश था, तो मैंने सोचा किचन में जाके आज टमाटो सॉस बनाती हूँ। अब आप देखो कि मेरे दिमाग में क्या खुराफात आई होगी कि मैंने सोचा कि मैं टमाटो सॉस बनाती हूँ और अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा उसको खिलाऊंगी, घर की ये चीज़ है। तो मैं वो बनाया मैंने। मैं जा रही थी किचन में, फिर आ रही थी, फिर लेट जा रही थी, फिर जा रही थी किचन में, फिर लेट जा रही थी, और फिर दर्द बढ़ गया फिर। और वो इतना बढ़ गया कि जो आराम आया था फिर वो शायद दोबारा बहुत लंबे टाइम के बाद वो रिलीफ मिला। तो ऐसा होता है, बेचैनी होती है, अंदर काम करने की लगन होती है। हमने पूरी लाइफ काम किया है, और आप लोगों को तो पता है मैं उस वक्त टीचिंग कर रही थी, ट्यूशन ले रही थी मैं बच्चों को, और मैं खुद की तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की। बच्चा था मेरा छोटा, उस वक्त 4 साल का ही बच्चा था। दूध ही पीता था, ज़्यादा खाना वाने की चीज़ें नहीं खाता था। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी आगे एक और सिस्टर ने पूछा है, उनका जवाब भी देना है मुझे। तो बस जब याद आ जाता है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी सिस्टर कहती हैं कि आपकी बातें सुन के ही अच्छा लगता है। तो वो दौर गया है, वो दौर गुजरा है और वो गुजर गया, और अब मैं ठीक हूँ। ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ, बार बार शुक्र अदा करती हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं सब कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं हर फंक्शन एंजॉय कर रही हूँ, मैं हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, पर अपने आप का भी ख्याल रखती हूँ। मैं सारे काम कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ इसमें कुछ मिक्स कर दिया है मैंने, कुछ नहीं। मैं जो मैंने मेरे पे बीता है मैं वही बता रही हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि काश आप लोग भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। और मुझे मुझे तो एक दो की ही उम्मीद थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है इतने लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो बस चलते चलते हैं। और मुझे एक चीज़ और शेयर करनी है यहाँ पे,
कल एक सिस्टर हैं जिनकी मैंने बात की अभी, लक्ष्मी जी। तो क्योंकि वो उनकी जो जॉब है वो पुलिस की जॉब है, और एक सिस्टर और है हमारी, और उनका भी मैं हमेशा शेयर करती हूँ, प्रीत पांडे जी। वो ऑलरेडी उनका बहुत रिकवर हुआ है, बहुत अच्छे से वो अपना जॉब कंटिन्यू कर रही हैं। तो जब लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा लो हैं, और क्योंकि उनकी जॉब के बारे में मैं नहीं जानती ना, उनकी जॉब कुछ और है, मैं जो काम करती थी मैं उसके बारे में जानती हूँ, उनकी जॉब है। और क्योंकि प्रीत जी का रिकवर हुआ है तो मैंने उनको नंबर दिया, मैंने उनको बोला कि आप आपस में बात करो, ताकि एक तो आप बहुत बहुत डरी हुई हैं, बहुत टेंशन में हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे अपनी जॉब से रिलेटेड, आपको जो भी वो है आपको क्वेरी है तो वो बताएंगे आपको। थोड़ा सा एक तो हौसला भी मिलेगा, दूसरा उनको तरीका भी पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात की है, और सब हेल्प करने में, मैं जानती हूँ कि ये तकलीफ़ हमें एक दूसरे से जोड़ती है, ये दर्द का रिश्ता है जो हमें एक दूसरे से के करीब रखता है। और हेल्प करने में कोई पीछे नहीं हटता, सब जानते हैं कि अगर हमें किसी ने थोड़ी सी भी हेल्प की और हम इससे बाहर आए हैं, तो अगर हम किसी की हेल्प कर देंगे तो वो कितना कितना अच्छा है वो, है ना। तो मुझे खुशी होती है, मैं बताऊं तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं किसी चीज़ का ध्यान नहीं दे पाई, कमेंट गुजर गया आंखों के सामने, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपस में भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं जो वो कर सकते हैं। तो ये मदद जो है ना, ये करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये हमेशा आपके लिए दूसरे के दिल से जो दुआ निकलती है वो इस दुनिया में जीने का और इस दुनिया के बाद भी वो काम आएगी, ये मेरा मानना है। तो अच्छा लगा मुझे, और खुशी हुई कि हाँ, एक दूसरे के लिए बात करने के लिए टाइम कोई निकाल पाया, और करते चलिए। और पूनम जी बिल्कुल घबराना नहीं है, चार दीवारी में आपको नहीं रहना है, मैं वापस आ जाती हूँ। पूनम जी सोचेंगी कि मुझे तो भूल ही गई। तो प्रिकॉशंस आप फॉलो करिए, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो वो मेडिसिन अच्छे से लीजिए। बाहर जब घर से निकल रहे हो तो उसका तरीका जो मैंने किया है, मैंने लंबे लंबे सफ़र भी किए हैं, ठीक है। एक तो मैंने मेरे पास एक्टिवा की ट्यूब थी, क्योंकि मुझे टेलबोन से पेन आता था, तो मैं अपनी ट्यूब साथ लेके जाती थी। भाई साहब, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मेरी दिक्कत है भाई, किसी को क्या ही समझ आएगा कि मुझको क्या प्रॉब्लम है। कॉकिक्स कुशन पे मुझे उस वक्त भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ट्यूब भी मेरे लिए कब जाके फ़ायदेमंद हुई। अभी तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई उसमें फुल हवा नहीं भरनी है, बिल्कुल थोड़ी सी हवा भरनी है, जिससे आप उसे ऐसे दबाओ तो वो दब भी जाए ट्यूब, है ना। तो वो उस तरीके से उस पे बैठने पे मुझे थोड़ा सा आराम आता था, वरना तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं आता उसमें भी। तो वो एक तो आप कॉकिक्स कुशन ले लें अगर आपको कॉकिक्स कुशन पे आराम मिलता है, वरना तो एक्टिवा की ट्यूब जरूर रखें और उस पे बैठें। और पैर पे पैर चढ़ा के क्रॉस करके जो बैठते हैं ना, वैसे मत बैठिए, वैसे मत बैठिए, ये अच्छा नहीं है, नसें खिंचती हैं, हम लोगों को नहीं पता चलता इन चीज़ों का, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ड्राइवर, पहली बात तो बस से जाइए या फिर विक्रम से जाइए, है ना। ऑटो भी छोटा होता है, उसमें भी झटके बहुत ज़ोर से लगते हैं ऑटो में, और जो ई रिक्शा चल रहे हैं आजकल उसमें भी झटके बहुत खटाक करके लगते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। विक्रम थोड़ा ऊंचा होता है तो उसमें इतना ज़्यादा झटका नहीं लगता है, हालांकि उसमें एक पैड़ी तो चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, पर उसमें भी आप ड्राइवर के पीछे वाली, जो ठीक पीछे वाली सीट होती है, ड्राइवर आगे की तरफ बैठा है और आप पीछे बैठो, ऐसे जो चिपकी हुई होती है, वो वाली सीट में आप बैठोगे तो आपको कम से कम झटके लगेंगे, और वो आपका सफ़र थोड़ा आसान कर देगा। दूसरा, जब लंबे सफ़र की बात आती है तो आप ट्रेन से लेट कर जाइए, ट्रेन में बैठ के तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो भी मैंने करके देखा है, और वो अच्छा नहीं है स्लिप डिस्क वालों के लिए। लेट के अगर आपको जाना है, आपको लंबा सफ़र है तो लेट के जाइए, वो बेस्ट है। बुकिंग कर लीजिए पहले से। और बस से अगर आप जा रहे हो तो बस में आप ड्राइवर से एक दो सीट छोड़ के, जो सीट होती हैं ड्राइवर के पीछे एक दो सीट छोड़ के, उस सीट में बस से आप सफ़र करिए, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आप जब सीढ़ी से उतर रहे हो तो बिल्कुल वैसे ही उतरना है, जैसे एक पैर रखा एक सीढ़ी पे, फिर दूसरा उसके बगल में, फिर पहले पैर को फिर नीचे बढ़ाया, तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सीढ़ी से उतरिए। 20-25 मिनट से ज़्यादा खड़े मत होइए, 20-25 मिनट से ज़्यादा
वॉक मत करिए 20-25 मिनट से ज़्यादा। आप एक ही जगह पे खड़े बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। तो बैठना भी नहीं है, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करिए, मतलब अपनी स्थिति को बदलिए। तो इस तरीके से अगर आप करके चलोगे ना, तो फिर मेरे हिसाब से कि इतनी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और जब आप जाके आ गए हो, एक तो बार बार नहीं जाना है, अगर आप थक गए हो, आपको दर्द बढ़ा है, तो फिर आप रेस्ट करिए। आपको रेस्ट करना है, उसमें कोई और ऑप्शन है नहीं, आपको आराम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी पूनम जी। और अभी एक सवाल और रहता है, ये अफशान अदनान जी का है, अफशान जी का। और इन्होंने लिखा है, मैम मेरी 3 साल की बेटी है और मुझे भी स्लिप डिस्क है L4 L5 में, बस कमर में दर्द है और 4 माह हो गए हैं। फिर से प्रेग्नेंट होने में कोई परेशानी तो नहीं होगी कमर में? तो आपकी 3 साल की बेटी है और आपको लंबर में दिक्कत है और सिर्फ कमर में दर्द है। तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। आपको दर्द हो रहा है लेकिन आप कम दर्द है, आप झेल सकते हो, तो प्रेगनेंसी आप प्लान कर लोगे। लेकिन अगर आपको उसके बाद किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप मेडिसिन आप इनटेक नहीं कर सकते हो, खा नहीं सकते हो किसी तरह की, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाएगी दर्द को ख़त्म करने की, है ना। और वो दर्द असहनीय हो जाता है, तब आप क्या करोगे फिर? तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले खुद को पूरी तरीके से ठीक करिए और उसके बाद बेबी प्लान करिए। और ये फिर से यहाँ पे बता दूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब पहली बार मैंने किया, तो प्रेगनेंसी प्लान किया, तो दर्द बढ़ा क्योंकि मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी और वो इतना इंक्रीज़ हो गया कि सब ने हाथ खड़े कर दिए। और जब सब हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर इंसान बेबस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ना जाएं। आपको बिल्कुल जब अच्छे से आपको रिलीफ आ जाए, आप अपने काम भी सारे कर पा रहे हो, तो फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो जब 90% तक आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हो। लेकिन आपकी फैमिली आपको सपोर्टिव होनी चाहिए, आपके हस्बैंड आपको सपोर्टिव होने चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं, 1-2 महीने नहीं होते हैं, 9 महीने हैं। और डिलीवरी होने के बाद भी 1.5-2 महीने तो आप बिस्तर पे ही रहने वाले हैं, है ना। तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं बोल सकते कि घर का सारा काम कर पड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको रेस्ट चाहिएगा अगर आप लंबर की तकलीफ में हैं और आपने बेबी प्लान किया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के करिए, खुद को ठीक करने के बाद आप बेबी प्लान करें, तो मेरा यही सलाह रहेगी। और जिन डॉक्टर से अगर आप प्रेगनेंसी हो जाती है आपकी, तो फिर आप अपने डॉक्टर को अपनी कंडीशन भी पूरी तरीके से बता के रखें, उसमें कुछ छुपाना नहीं है, ताकि आपके डॉक्टर सजग रहें, ठीक है। अगला सवाल ये मैं ले रही हूँ, आमिर अली नाम से जो आईडी है उनका है। उन्होंने लिखा है, बाजी सब ठीक है। अच्छा बाजी, मैं जब कुर्सी पर कमर सटाकर बैठती हूँ तो कमर में बहुत दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी बहुत पेन करती है। क्या आपके भी ऐसा होता था? और प्लीज़ बताएं, बैठा भी नहीं जाता है। नहीं, देखो, जब मैं अकड़ा के ऐसे बैठती थी तो ऑफ कोर्स दर्द होता था, थोड़ी सी देर बाद ही थक जाती थी कमर। और जहाँ तक ये है कि आप पीठ को टिका के बैठें, तो आपकी कंडीशन मेरी जैसी हो जरूरी तो नहीं है। आपने जब भी चेयर पे बैठना है, पहली बात तो जो प्लास्टिक की चेयर होती है ना, वो बेस्ट है। अपनी कोई अलग अलग चेयर की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक की चेयर, उसमें आप कॉकिक्स कुशन रखिए, या आप पिलो पीछे, कमर के पीछे पिलो लगाइए, जिस तरीके से आपको, और रिलैक्स रहना, अकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। और सटा के बिल्कुल नहीं बैठना है, एकदम ऐसे चिपका के नहीं बैठना है, पीछे आराम से रिलैक्स होके बैठना है, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ज़बरदस्ती नहीं करना है कि वो उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसे किया है तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका शरीर रिलैक्स रहना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ, पैरों को फैला के सामने किसी टेबल या चेयर पे बैठ जाइए, मतलब चेयर पे बैठने के बाद पैरों को लटकाने के बजाय लंबा करिए, तो मुझे ऐसे आराम मिलता था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि दीदी हम लंबे कर नहीं सकते, पैर पैर करेंगे लंबे तो बहुत तकलीफ होती है। तो आपको
आपको जैसे आराम मिले आप वैसे बैठिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे कि सटा के बैठने की ज़रूरत नहीं है, लूज छोड़िए, आराम से बैठिए, जिस तरीके से आपको आराम मिलता है वैसे बैठिए। फिर आज की वीडियो में जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगी, तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस तकलीफ़ के दौरान मैंने हर वो चीज़ करने की कोशिश की है जो मुझे लगा कि ये रिलीफ देती है। तो ये जो टिप मैं बता रही हूँ, ये मुझे फिर से आज कमेंट दिखा तो मैंने आपसे शेयर करना था। एक नहीं दो हैं, और आप भी देखेंगे कि हाँ, इन्होंने लिखा था कि आपकी बताई हुई सारी चीज़ें करी हैं मैंने, सूरह रहमान, आयत शिफा भी सुनी है, और अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। 2 साल का पेन, 2 मंथ मेडिसिन लेने के बाद अब आराम आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबकी इतनी हेल्प करने के लिए। ये पुराना है लेकिन मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने क्या लिखा था। उसके नीचे ही दूसरा भी है, मैंने साथ में सूरह उल रहमान भी सुनी, नाउ आई एम टेंशन फ्री। एक तो ये टेंशन को दूर करता है, और ये मैं अपनी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बता रही हूँ। बाकी आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ आपको मतलब एक तो इस तकलीफ़ से बाहर निकलने में मदद करेगी, आप किसी भी तकलीफ़ में हो, और दूसरा मतलब जो भी आप चैंटिंग करते हैं ना, तो वो करना है। और यहाँ पे तो मैं जो बता रही हूँ ये आयत है सूरह उल रहमान, और यूट्यूब पे इसकी एक वीडियो है, और वो है मौलाना अब्दुल बासित करके, मौलाना अब्दुल बासित की है सूरह उल रहमान, और ये 21 मिनट की कुछ सेकंड की है, 21 मिनट कुछ सेकंड की है जो मैंने सुनी है लगातार। और ये मैंने किसी से सुना था, उनका ये कहना था कि जो सीरियस पेशेंट हैं उनको अगर दिन में 3 बार ये सुनाते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत आराम से हो जाती है, अच्छी होती है। तो मैंने ये यूट्यूब पे ही सुना है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि सूरह उल रहमान ये आयत है, ये दुआ है जो कि हील होने में मदद करती है। तो ये मैंने सुनी है अपनी इस तकलीफ़ को ठीक करने के दौरान, तो आप लोग भी इसे सुन सकते हैं। और यूट्यूब पे ही इनकी वीडियो है। इनकी दूसरी वीडियो भी है जो कम टाइम की है, तो कम टाइम वाली नहीं, 21 मिनट कुछ सेकंड वाली जो वीडियो है, उनको आप सर्च करें, उनको डाउनलोड कर लें। आप दिन में कुछ से 3 बार अगर सुन सकते हैं 3 बार, वरना एक बार तो ज़रूर ही सुने। मेरे घर में आज भी एक टाइम वो ज़रूर ही हमारे घर में उसे लगाया जाता है, ताकि सब लोग के जो तंदुरुस्ती बने रहे, सब लोग तंदुरुस्त रहें और कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। ये मैं आज भी हमारे घर में उस टाइम से कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये ज़रूर करिए आप लोग, और उम्मीद करती हूँ कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हों। एक सवाल और ले रही हूँ लास्ट में, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। इन्होंने लिखा है, ये स्नेहा साहा है, और इन्होंने लिखा है मैं ठीक हूँ और रेस्ट में हूँ, लेकिन जब भी विद प्रिकॉशंस में खाना बनाने जाती हूँ तब हाथ से जब पकड़ती हूँ थोड़ा कुछ भी चीज़ ना, तो दर्द बढ़ जाता है, हाथ में सुनपन आता है। आपने खाना कैसे बनाया था हाथ से जब आप काम सभी कर रही थी, और बच्चा कैसे संभाला हो, गोद में उठाना नहीं होता, खाना खिलाना, बच्चे को नहलाना बहुत तकलीफ है, वो कैसे मेंटेन करूं, प्लीज़ बताएं, घर के काम कैसे मैनेज करूं। स्नेहा जी, अगर आप तकलीफ में हैं, पहली बात तो सारे घर के काम आपने करने हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको खुद को ठीक करना है तो ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, बच्चे को नहलाना धुलाना वो हस्बैंड का काम था, वो करते थे। जब मैं अच्छी खासी रिकवर हो गई तो स्टूल में बैठ के अपने बच्चे को तब नहला लेती थी, झुकती नहीं थी। बच्चा सिंसियर हो गया था, 4-5 साल का हो गया था, तो 5 साल के बच्चे को पता होता है कि मम्मी तकलीफ में है, वो समझता था। तो हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से किया है, बेल्ट लगा के बैठती थी, ठीक है। जब मैं ठीक हो रही थी तब की बात है, जब मैं दर्द में थी मैंने नहीं किया है कुछ भी। और जितने भी ऐसे काम थे जो झुक के करने हैं, जिसमें मेरी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ेगा, वो मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ में ले लिए थे। इसीलिए मैंने सबको पीछे छोड़ के मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई थी, क्योंकि एक तो मुझे मसाज सिकाई कोई इतना नहीं कर पा रहा था, कोई नहीं करता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड सुबह और शाम को करके, मतलब दोनों टाइम वो कर रहे थे, दिन में मैं अपने हाथ से करके और सिकाई ले लेती थी बस।
मैंने जो आपने पूछा है कि हाथ कैसे, मेरा लेफ्ट वाले हाथ में सुनपन आया था, पर जब वो हील होने लगी मैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो गया। थक जाता था जल्दी, पर मैं इतना काम नहीं करती थी। 20 मिनट से ज़्यादा मैंने लगातार काम नहीं किया है। मैं उठती थी सुबह, जाके किचन में, मुझे पता है नाश्ता बनाना है, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, बच्चा स्कूल जाएगा, और 3 आदमी थे हम, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चा, है ना, 3 जने। बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी कि आप सोचो कि मैं बड़ी फैमिली का काम कर रही थी, तो मैंने नहीं किया है, इतना बड़ी फैमिली का नहीं कर सकती थी मैं। और ये मैंने ऐसे किया है कि एक बार गर्म पानी करके आटा भिगो दिया, भिगोने में मुझे ताकत नहीं लगानी पड़ती थी, उसे भिगो के ढक के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसको, जब तक मैं रेस्ट करके आती थी, वो इतना नरम हो जाता था कि उसमें मुक्के भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपने आप को ठीक करना था। तो हर चीज़ परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं थी, बस काम चलना चाहिए था। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, और इसी तरीके से मैंने काम को अपने किया है। कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में धुलते थे, और उस दिन धुलते थे जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती थी। जब मैं ठीक हो रही थी, अच्छा खासा मुझे रिलीफ आ गया था, तो फिर मैं खुद भी धो लेती थी, अपनी बेल्ट वेल्ट लगा के, कम से कम झुक के, और किसी तरीके से जो मेरे मेरे ऊपर वजन ना आए, मैं एकदम ऐसे काम को करती थी। सब जगह दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ भी लगाया, ठीक है। और झुक के कोई चीज़ नहीं उठाई है। सब चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऊपर रखी थी। ज़्यादातर चीज़ें जो चीज़ नीचे से उठानी पड़ती थी, उनके लिए पैरों का इस्तेमाल करती थी, और पीछे की तरफ से उठाती थी। जैसे पैरों से लोग आगे की तरफ से उठा लेते हैं ना, वो मैं नहीं करती थी, पीछे की तरफ से उठाती थी। बाकी बच्चा इतना छोटा नहीं था कि मुझे गोद में लेना पड़े। और जब मैं ठीक हो गई, जब मेरा सेकंड बेबी है, वो, उसको मैंने सारे काम किए हैं, उसके सारे काम किए हैं, लेकिन हेल्प मुझे मेरे हस्बैंड ने हमेशा हर चीज़ में की है। मैंने बैठ के, पटरे में बैठ के अच्छे से नहलाया है उसको, और सारे काम किए हैं, गोद में लेके दूध भी पिलाया है, आराम से सारे काम किए हैं जब सेकंड बेबी हुआ, लेकिन वो ठीक होने के बाद किए, है ना। तो एहतियात रखते हुए ही किया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम उठा लिया उसको, ऐसे भी नहीं है। उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो इतना हैवी भी नहीं था। अभी भी बड़ा हो गया है, कभी कभी गोद में आ ही जाता है। तो काम तो सारे करने पड़ते हैं, लेकिन तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एकदम ऐसा कर दिया होगा कि होता चला गया। अपने लिए किए हैं, अपने अपने काम को ऐसे मॉडिफाई किया है कि मेरी सेहत पे उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े, बुरा ना हो, दर्द ना बढ़े, और इस तरह से किया है, ठीक है ना। झाड़ू, लंबी झाड़ू ली, खड़े खड़े लगाया, पर बेड के नीचे, सोफे के नीचे घुस घुस के नहीं लगाया। उस वक्त नीचे तो बैठना नामुमकिन ही था ना। खड़े खड़े जो जितना काम कर सकती थी वो किया। पोछा भी ये नहीं कि डेली लगाया हो, घर साफ रहता था। जब लगा कि 2-3 दिन हो गए हैं और चाहिए, तो बस खड़े खड़े गीला किया, पोछा वाइपर में डाला, उससे धीरे धीरे लगाया, अगर पॉसिबल है तो, है ना। जो काम अपने बस का नहीं है उसे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको दिक्कत आएगी। बाकी चीज़ें मैंने कैसे की हैं, मैंने सब वीडियोस में बताया है। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चेक करिए, आपको ऊपर ही जो वीडियो के ऊपर जो रहता है थंबनेल, वो दिख जाएगा, उसमें क्या किया है मैंने, क्या लिखा है, तो आपको उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। आप देखिए, फॉलो करिए, ठीक है। और आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपने नहीं बताया है, लेकिन आप करिए जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो विद प्रिकॉशंस। लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अपनी छोटी छोटी लाइफस्टाइल जो मैं बताती हूँ, मैंने ऐसे बैठा, ऐसे उठा, ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे, वो सब आपने करने हैं। ऑलरेडी बताए हुए वीडियोस में आप देखिए, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद यही करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के काम आए। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग इस तकलीफ़ में हैं, ताकि उनको भी कुछ आइडिया हो और वो भी इस तकलीफ़ से बाहर आए। उम्मीद करती हूँ सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों और दूसरों को स्वस्थ होने में मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।